साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागालैंड में कानून और व्यवस्था पर चिंता के संबंध में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है, यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल के अनुसार सशस्त्र गिरोहों द्वारा दिन प्रतिदिन संवैधानिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है तथा वह अर्थात राज्यपाल जो हैं संविधान के अनुच्छेद 371A(1)(b) के तहत राज्य में संवैधानिक दायित्वों से दूर नहीं रह सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 371A(1)(b) में क्या दिया गया है। तो इस अनुच्छेद को पहले देखते हैं। यह अनुच्छेद विशेष रूप से नागालैंड में लागू होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल को अर्थात नागालैंड के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी प्रदान की गई है और इसके प्रावधानों के अनुसार सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए राज्य के कानून और व्यवस्था संबंधित सभी मामलों पर राज्यपाल का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। अब यह चर्चा का विषय बना क्यों? तो राज्यपाल द्वारा कानून और व्यवस्था के पतन पर नागरिक समाज के वर्गों की चिंताओं को उठाया गया है तथा राज्य में सशस्त्र समूहों द्वारा अवैध वसूली का जो यह मुद्दा है, यह कई वर्षों से यहाँ पे चिंता का विषय रहा है। अब आगे की राह क्या है, या वर्तमान में यह समस्या इसको डिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 से नागा शांति समझौते की घोषणा के बाद भी राज्य में इन समूहों के साथ, मतलब जिनके साथ यह समझौता किया गया था, तो राज्य में इन समूहों के साथ समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। घोषणा तो 2015 में हो गई, परंतु यह अभी धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाया है। इसका रीजन क्या है? तो इसका प्रमुख कारण एक अलगाववादी संगठन जिसका नाम है NSCN-IM, इसके द्वारा नागालैंड राज्य के लिए अलग ध्वज तथा अलग संविधान की मांग की जा रही है। साथ ही यह संगठन जो है राज्य में समानांतर प्रशासनिक और अर्ध सैनिक संरचना चला रहा है, जिसे यह समाप्त भी नहीं करना चाहता है। इसके अलावा यह संगठन ग्रेटर नागालैंड की मूल अवधारणा में विश्वास रखता है, जिसके माध्यम से यह अन्य नागा संगठनों तथा उत्तर पूर्वी संगठनों में असंतोष भड़काता रहता है, मतलब उनमें एकजुटता नहीं लाने देता है। इस कारण से अन्य उग्रवादी या जो ये अलगाववादी संगठन है, तो इन अग्रवादी या अलगाववादी संगठनों को एक साथ वार्ता के मंच पर नहीं लाया जा पाता है या ये एक मंच पर नहीं आ पाते हैं। जब ये एक मंच पर आएंगे नहीं तो संघर्ष जो विराम की घोषणा है यह हो तो गई है, परंतु अभी यह क्रियान्वित नहीं हो पाई है। अब थोड़ा सा हम लोग जो नागा राजनीति है इसका संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं कि यह प्रारंभ कैसे होती है और किस प्रकार से यह फलीभूत होती है या फलती फूलती है। तो इसको आप नागा राजनीति के इतिहास को दो पार्टों में देख सकते हैं। कैसे? एक स्वतंत्रता के पूर्व, एक स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले बात करें तो अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1826 में असम पर कब्जा कर लिया गया तथा वर्ष 1881 में नागा हिल्स भी जो है यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गई तथा नागा विद्रोह का जो पहला संकेत है वह वर्ष 1918 में नागा क्लब के गठन में देखा जाता है। 1918 में नागा क्लब का गठन होता है। इसके सदस्यों ने वर्ष 1929 में साइमन कमीशन को नागा पहाड़ियों से चले जाने को कहा था। आपका साइमन कमीशन जो है कब आता है? 1928 फरवरी 1928 में आता है और 1929 में साइमन कमीशन को यहाँ से नागा पहाड़ियों से चले जाने के लिए यह जो नागा क्लब है इसके सदस्यों के द्वारा कहा जाता है। और वर्ष 1946 में नागा नेशनल काउंसिल NNC का गठन होता है, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। तथा नागा नेशनल काउंसिल ने संप्रभु नागा राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया और वर्ष 1951 में 1951 में एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें इस जनमत संग्रह में यहाँ के 99% लोगों ने एक स्वतंत्र नागालैंड का समर्थन किया था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात क्या किया जाता है।
तो 22 मार्च 1952 को भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी NFA का गठन किया गया तथा ये जो विद्रोह यहाँ पर होते हैं तो भारत सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी तथा वर्ष 1958 में 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 या इसको हम लोग शॉर्ट में अशफा के नाम से जानते हैं, अप्सा कहते हैं, तो यह बनाया गया। और वर्ष 1975 में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने सरकार के साथ शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो शिलांग समझौता कब होता है? 1975 में नागा नेशनल काउंसिल के साथ। तथा नागा नेशनल काउंसिल ने भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया, मतलब कि इन्होंने मान लिया कि हम भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं और इसी के तहत अपनी मांगों को रखेंगे। तथा नागा नेशनल काउंसिल के निर्णय से नाराज होकर के थुइंगालिंग, मुइबा तथा थपलांग ने मिलकर के वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया तथा बाद में वर्ष 1988 में हिंसक झड़प के बाद यह जो NSCN थी अर्थात नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यह दो पार्टों में बढ़ती है, एक NSCN IM तथा NSCN K में विभाजित हो गया है। तो वर्तमान में जो 2015 में जो शांति समझौते की बात की गई थी उसका अभी भी जो विरोध किया जा रहा है वो इसी के द्वारा किया जा रहा है, NSCN IM के द्वारा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसके संबंध में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नागालैंड का गठन कैसे होता है। तो असंतुष्ट नागाओं को शांत करने के लिए असम से अलग नागालैंड राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंशांग क्षेत्रों को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, नागालैंड राज्य भारत के 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की जाती है और इसको 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है और 16वें राज्य के रूप में। इसके अलावा जैसे कि हमने जो है इस टॉपिक की चर्चा जो की थी वो किससे की थी? आपका जो अनुच्छेद था संविधान का अनुच्छेद 371A(1)(b) के लिए। तो आपका जो संविधान का भाग 21 है उसका शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो इसी के अंतर्गत, इसी पार्ट के अंतर्गत आपका 371 जो हमने बात की 1B कि वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। और इसी भाग 21 के अंतर्गत जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इसी में आपका अनुच्छेद 370 भी आता था जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी उपबंध करता था, जिसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। तथा अब इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तथा यह भी कई बार पूछा गया है कि आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है किस भाग के अंतर्गत बताया गया है? तो भाग 21 में बताया गया है। तो अब इसके प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। तो अनुच्छेद 371 जो है यह आपका महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 371 खा या कह सकते हैं बी जो है यह असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है, जबकि जो का था 371 का वो नागालैंड राज्य के बारे में था, जिसके बारे में हमने आर्टिकल में बात की। तथा अनुच्छेद 371 गा जो है यह मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 371 घा या कह सकते हैं 371 डी यह आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तथा 371 अंगा या 371 ई जो है यह आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तो आंध्र प्रदेश के संबंध में दो हैं, 371 घा और 371 अंगा। इसके अलावा 371 चा है या 371 एफ कह सकते हैं, तो यह सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। और 371 छा जो है अर्थात आपका जी जो है 371 जी यह मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तथा 371 जा अर्थात आपका 371 एच जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तथा 371 झा या 371 आई जो है यह गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा अप्सा के बारे में बात कर लें। तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में हम लोग अप्सा कहते हैं, यह 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था।
तथा 3 माह के भीतर ही इसे कानूनी जमा भी पहना दिया गया। तो याद रखिए कब आता है, 1958 में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फिट है तो हिट है इंडिया, इस कैंपेन या इस मुहिम के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए फिट इंडिया अभियान के तहत फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार को लॉन्च किया। तो याद रखिएगा कि यह जो फिट है तो हिट है इंडिया, यह किसके लिए है, यह स्कूली बच्चों के लिए इसका आयोजन किया गया, ना कि सभी के लिए। और इस वेबिनार में हैशटैग फिट इंडिया टॉक्स को लॉन्च को भी चिन्हित किया गया तथा इस फिट इंडिया वार्ता या फिट इंडिया टॉक्स का आयोजन जो है भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तथा थोड़ा सा बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के संबंध में या फिट इंडिया अभियान के संबंध में। तो इसको प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ किया था। और याद रखिएगा जो यह राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को जो मनाया जाता है, 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भाषण 4 द्वीप के बारे में या भाषण 4 आइसलैंड। तो याद रखिएगा यह जो आइसलैंड है या जो यह द्वीप है यह कहाँ संबंधित है, यह बांग्लादेश से संबंधित है। तो हुआ क्या है कि कोविड-19 के मद्देनज़र बांग्लादेश जो है अप्रैल 2020 के बाद भाषण 4 द्वीप पर बसे रोहिंग्यों के मुद्दे को अमल में नहीं ला सका, मतलब इस मुद्दे को अभी सुलझाया नहीं जा सका है। तथा बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों के द्वारा बचाया गया था, जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में इस भाषण 4 द्वीप पर भेज दिया गया था। और यह कहा गया था जब तक इनके अपने मूल निवास तक, मतलब मूल निवास वापस जाने की व्यवस्था नहीं होती तब तक इनको यहीं पर रहना होगा। तो इसको थोड़ा सा जो भाषण 4 द्वीप है इसको थोड़ा मैप में देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉक्स बाज़ार है, कॉक्स बाज़ार जहाँ से रोहिंग्या शरणार्थी भागे हुए थे। और इनको कहाँ पर रखा गया है, तो ये एक द्वीप है, आइलैंड है, जिसको भाषण 4 द्वीप कहते हैं। इसी पर इनको ले जा कर के बसाया गया है या रखा गया है। और ये जो भाषण 4 द्वीप है इसको थेंगार 4 द्वीप या 4 पिया के रूप में भी जाना जाता है। तथा इस द्वीप का जो गठन है वो 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ है, मतलब हिमालय की पहाड़ियों से जो गाद आ करके यहाँ पे इकट्ठा होता है उसी से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और यह द्वीप देखें तो 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा यह निर्जन द्वीप जो है दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तथा भाषण जो द्वीप है यह बाढ़, कटाव एवं चक्रवात का पारिस्थितिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों एवं ज्वार भाटा से बचने के लिए इस द्वीप के चारों ओर 3 मीटर ऊंचा तटबंध बनाया हुआ है। तथा यह जो द्वीप है जून 2015 में बांग्लादेश सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान का प्रस्ताव दिया था कि जो रोहिंग्या शरणार्थी इनको यहाँ पर बसाया जाएगा। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण के रूप में चिन्हित किया गया था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसे संबंधित आश्रयण परियोजना के बारे में। तो भाषण द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने आश्रयण परियोजना या आश्रयण 3 के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए यहाँ पर घर बनवाए हैं। तो याद रखिएगा भाषण 4 द्वीप कहाँ संबंधित है, बांग्लादेश में से संबंधित है, बांग्लादेश में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इलोफिया
ओबटुसा के बारे में। तो इलोफिया ओबटुसा क्या है? यह आर्किड जो पौधा होता है या जो फूल होता है उसकी एक प्रजाति है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति जिसका नाम है इलोफिया ओबटुसा, इसको पुनः खोजा गया है। मतलब पहली बार नहीं खोजा गया है, पहले भी खोजा गया था, अब इसको पुनः खोजा गया है। और इस आर्किड प्रजाति को ग्राउंड आर्किड के रूप में भी जाना जाता है। तथा इसके अलावा इंग्लैंड में केव हर्बेरियम में प्रलेखित तथ्यों के अनुसार भारत में इस प्रजाति को वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोजा गया था। और इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड के गंगा के मैदानों में खोजा गया था। और इसके अलावा इस प्रजाति को वर्ष 2008 में बांग्लादेश में पहली बार खोजा गया। और इस प्रजाति को आयुषियन की जो रेड लिस्ट है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखिएगा, जो इलोफिया ओबटुसा नामक आर्किड की दुर्लभ प्रजाति है, यह आयुषियन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा केरल का जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर सेलिब्रिटी आर्किड के रूप से प्रसिद्ध टाइगर आर्किड के खिलने का यहाँ पर आगंतुकों के मतलब इसको देखने वालों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब थोड़ा सा टाइगर आर्किड के बारे में बात कर लें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्रामाटोफाइलम स्पेसियोसम है। और इसे विशाल आर्किड, गन्ना आर्किड या आर्किड की रानी भी कहा जाता है। और यह प्रजाति अपने विशाल आकार एवं टाइगर की त्वचा की तरह दिखने के कारण प्रसिद्ध है। और यह न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस की मूल प्रजाति है अर्थात स्थानिक प्रजाति है वहाँ की। और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां इसकी ऊंचाई 7.62 मीटर या 25 फुट तक की दर्ज की गई है। अब यह फिगर है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। तो इसमें जो यह पहला वाला है ये क्या है? इलोफिया ओबटुसा है। और यह दूसरा वाला जो है ये आपका क्या है? यही है आपका टाइगर आर्किड, जिसको टाइगर की त्वचा जैसी दिखाई पड़ती है। अब थोड़ा सा, चूंकि इसको पुनः कहाँ खोजा गया है इलोफिया ओबटुसा को? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह दुधवा टाइगर रिजर्व याद रखिए कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का यह प्रतिनिधित्व करता है, दुधवा टाइगर रिजर्व। और इस तराई आर्क लैंडस्केप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र अर्थात प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर शामिल हैं। कौन कौन से 3 प्रोटेक्टेड एरिया हैं? पहला है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और तीनों प्रोटेक्टेड एरिया अर्थात संरक्षित क्षेत्रों को राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर के अंतिम व्यवहार्य घर होने के नाते प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में संयुक्त रूप से गठित किया गया है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु जो हमारा बाघ है उसको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। कन्फ्यूजन हो जाता है 1973 और 1983 में। तो 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं समाधान से विकास या जो योजना है इसके बारे में। तो याद रखिएगा समाधान से विकास योजना जो है यह हरियाणा सरकार की लाई गई योजना है। तो यह है क्या? इसको देख लेते हैं। तो यह जो समाधान से विकास योजना यह हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई बाह्य विकास शुल्क अर्थात एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेज के कारण लंबे समय से लंबित बकाया की वसूली हेतु एक बार की निपटान योजना है। मतलब जो भी लंबित मामले हैं उनको सुलझाया जा सके। और यह योजना जो है केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास 2020 योजना पर आधारित है। अब प्रश्न उठता है कि यह विवाद से विश्वास योजना क्या है? तो इसकी घोषणा जो विवाद से विश्वास योजना है यह केंद्र सरकार की योजना है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित
अप्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्सेस के मामलों को निपटाना है। तथा इसके तहत होगा क्या, तो योजना के तहत जो करदाता अर्थात टैक्स पेयर हैं, तो करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी और उसे ब्याज तथा दंड से पूरी तरह छूट मिलेगी। तथा इसके अलावा बजट 2019 में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना लाई गई थी। तो याद रखिएगा, आपकी यह जो योजना है विवाद से विश्वास योजना, यह प्रत्यक्ष करों के मामलों को निपटाने के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जबकि जो 2019 में लाई गई थी सबका विश्वास योजना, यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अर्थात इनडायरेक्ट टैक्सेस को निपटा से संबंधित जो डिस्प्यूट है उनको निपटाने के लिए है। आगे बात करते हैं रीवा सौर परियोजना के बारे में, रीवा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है वह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम, रेलवे आदि, इस जो यह जो शीर्षक इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है और यह एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। यदि पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो रीवा सौर ऊर्जा परियोजना या रीवा सौर परियोजना है और इसकी क्षमता कितनी, 750 मेगावाट है। और यह स्थित कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। और इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है तथा जॉइंट वेंचर है। अब देख लेते हैं इस परियोजना का महत्व क्या है। तो रीवा परियोजना को भारत और विदेशों में इसकी ठोस परियोजना संरचना और नवाचारों के लिए जाना जाता है और इस परियोजना को MNRI अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली डेवलपर्स के जोखिम को कम करने के लिए इसके भुगतान सुरक्षा तंत्र को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में अनुशंसित किया गया है। मतलब इसको एक मॉडल की तरह अन्य राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया है तथा इसे प्रधानमंत्री की ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स पुस्तक में भी शामिल किया गया है। तथा यह परियोजना जो है राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना, अर्थात यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी। तो यह क्या है, राज्य के बाहर एक संस्था ग्राहक कौन सा हो गया, आपकी दिल्ली मेट्रो। जबकि शेष 76% बिजली जो है वो मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों अर्थात डिस्कॉम को आपूर्ति की जाएगी, मतलब उनको प्रदान की जाएगी। और रीवा परियोजना जो है यह 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता के साथ 2022 तक 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इसको साधारण भाषा में समझें तो चूंकि भारत का जो लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 175 गीगावाट विद्युत का ऊर्जा का उत्पादन करना 2022 तक, और इस 175 जो हमको बिजली का उत्पादन करना है या ऊर्जा का जो उत्पादन करना 2022 तक, इसमें 100 गीगावाट जो है यह सौर ऊर्जा से उत्पादित करना है। तो यह जो रीवा या सोलर प्रोजेक्ट है यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और इसके अलावा इस 175 की जो यह लक्ष्य है इसमें से जो है 60 गीगावाट एनर्जी जो है वो किससे, ये विंड एनर्जी के रूप में हमें प्रोड्यूस करना है। आगे चलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो यह विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसको मनाने का उद्देश्य लगातार बढ़ रही जनसंख्या को सीमित करना और आम लोगों को जो आम जनमानस है उनको जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता एवं मातृत्व स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक बनाना या जागरूक करना है। तथा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा 11 जुलाई 1989 को
की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस जो है मनाया जाता है। और 11 जुलाई को ही, मतलब 11 तारीख ही को चुना गया। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि इसी दिन अर्थात 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या ने 5 बिलियन अर्थात 5 अरब के आंकड़े को पार किया था। और वर्तमान में बात करें तो जो विश्व की जनसंख्या कितनी है, वो 9 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। और इस बार की थीम क्या रही है इसकी, तो इस बार की जो थीम है यह है कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। और इसके संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात से अब तक लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब एक प्रकार से यह जो है महिलाओं के लिए यह जो कोरोना का प्रकोप है या महामारी है, यह ज़्यादा घातक साबित हुई है। तथा थोड़ा सा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। तो यह इस प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई, जनवरी 1992 में। किस अधिनियम के माध्यम से, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से। यदि इसके वर्तमान की अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा है। इसके अलावा जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और यह जो है कार्य क्या करती है, तो यह आपकी गरीबी और लिंग असमानता को दूर करने के दिशा में कार्य करती है। और यह वर्तमान में विश्व के 70 देशों में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।